अगर गीदड़ जो है शेर का खोल पहन करके आप प्रदर्शन करने लगे तो उसके कथन पर बड़ा अविश्वास खड़ा होता है। आप बता दीजिए, अगर ईमानदारी से अगर ये शेर हैं तो सारे अपने अलायंस को त्याग दें और अकेले कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का जंग ऐलान कर दे। कांग्रेस उनसे अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कहने में, कथनी और करनी में साफ बड़ा अंतर होता है। विकास की बात करें, नौकरी की बात करें, शिक्षा की बात करें, उद्योग धंधा की बात करें, कल कारखाने की बात करें, और इसके बाद अपना 56 इंच की सीना जो है हिंदुस्तान के सामने परसू कर दे, ये कहना है। ये ईवीएम हटा के चुनाव करा ले, जनता इनको दिखा देगी। क्योंकि आपने क्या की देना है, ईवीएम तुम्हारे कांग्रेस की देना है। अरे तुम उसने जोगी के नाम पर है, जोगी के नाम उत्तर प्रदेश है। ये साधु है, भगवान है, जोगी है। इसका बात मैं नहीं कराऊंगा। मोदी खत्म, मोदी जोगी जिंदाबाद, जोगी जिंदाबाद, मोदी खत्म। 400 की बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही रुक जाएगा, ही देख लीजिएगा। नहीं लड़ेंगे, गारंटी लिख लो, नहीं लड़ेंगे। वो जमीन तलाश रहे, उनकी हिम्मत नहीं बनारस में लड़ने की। बनारस लूटा गया है, बनारस से कभी नहीं जीत सकते हैं मोदी जी। और बनारस से भागेंगे और दूसरी जगह भाग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अब जयंत चौधरी की लगभग भारतीय जनता पार्टी से डील लगभग पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि शेर अकेला होता है, लेकिन उनको अब इन बैसाखियों की क्यों जरूरत आन पड़ी है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को भी उन्होंने तोड़ लिया था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन्होंने तोड़ फोड़ का सिलसिला चालू कर दिया है और अब जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन आरएलडी की तरफ से कहा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट अगर हमें मिलेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लखनऊ में हाजिर हुए जनता के बीच की आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते थे शेर अकेला है, और ये सारे लोग मिल गए, इंडिया गठबंधन बना लिया एक शेर के खिलाफ। लेकिन मोदी जी को अब इन बैसाखियों की क्या जरूरत आन पड़ी है। बहरहाल हमको लगता है कि प्रधानमंत्री शेर की परिभाषा नहीं जानते, कि प्रधानमंत्री शेर के साहस को नहीं भाप पाते, कि प्रधानमंत्री को ये लगता है कि शेर का परिभाषा करते करते वो अपने असली जगह पर आ जाते हैं कि वो क्या है। अब कहने का मेरा मतलब ये कि शेर किसी से नहीं कहता कि मैं शेर हूँ, लेकिन अगर गीदड़ जो है शेर का खोल पहन करके आप प्रदर्शन करने लगे तो उसके कथन पर बड़ा अविश्वास खड़ा होता है। लेकिन शेर ये नहीं कहता मैं शेर हूँ, लेकिन शेर की दहाड़ से सारे जंगल के राजा, वो जानवर जो हैं वो डरते भी तो हैं। उसी डर की वजह से जो विपक्षी दल है वो एकजुट हुए और गठबंधन बनाया, लेकिन दहाड़ मारी तो सब उथल पुथल हो गई। हम आपसे एक बात कहते हैं, आज मैं बड़ा ईमानदारी से, केवल मैं अपने मुंह से, जो जिंदा कौम है, जो संविधान से प्रेरित कौम है, जो संविधान से प्रेरित लक्ष्य है भारत का, जो संविधान के लक्ष्य में भारत जो अपना नसीब खंगालता है, आप बता दीजिए, अगर ईमानदारी से अगर ये शेर हैं तो सारे अपने अलायंस को त्याग दें और अकेले कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का जंग ऐलान कर दे। कांग्रेस उनसे अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कहने में, कथनी और करनी में साफ बड़ा अंतर होता है। कहना किसी चीज को आसान होता है, लेकिन अब तक कोई ऐसा काम हिंदुस्तान के अंदर आपने नहीं किया कि आप जब 2014 से लेकर के आज 2024 के दहलीज पर आप खड़े हैं, आज एक कोई काम आप बता दें हिंदुस्तान के अंदर कि आपने वो फैसला ले लिया और उसको शेर की उपमा दे दी जाए आपके सरकार की, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में, चाहे सीमा सुरक्षा के मामले में, चाहे उद्योग धंधे के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में, चाहे पैसा के मामले में, चाहे संविधान को बचाने के नाम पर। आपका प्रधानमंत्री सदन में, आपका मुख्यमंत्री विधानसभा में, जिस चीज पर संविधान में बंद है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में
आप धर्म की बात नहीं करेंगे, आप जात की बात नहीं करेंगे, आप मजहब की बात नहीं करेंगे, आप अगड़ा की बात नहीं करेंगे, आप पिछड़ा की बात नहीं करेंगे। ये संविधान के प्रति आप शपथ लेते हैं। आप शपथ इनका देख लीजिए, और अगर शपथ लेने के बाद आप संविधान की भावना से खेलते हैं तो मुझे बड़ा शर्म आती है। संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। अब मैं पूरे देश की मिल्लत की बात कर रहा हूं। आज जो लोग हमको सुन रहे हैं, मैं सारे लोगों से कह रहा हूं कि हम कभी खतरे में नहीं थे। न मुसलमान मुगल शासन के दायरे में 750 साल खतरे में रहा, न हम अंग्रेजों के समय में खतरे में रहा। जब हिंदुस्तान में जब आपकी सरकार आ गई तो हिंदुस्तान खतरे में आ गया। ये अतिशोक्ति है, लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इनके मुख्यमंत्री विकास की बात करें, नौकरी की बात करें, शिक्षा की बात करें, उद्योग धंधा की बात करें, कल कारखाने की बात करें, और इसके बाद अपना 56 इंच की सीना जो है हिंदुस्तान के सामने परसू कर दे। ये कहना है। जय हिंद। जिस तरह से आप कह रहे हैं शिक्षा की बात नहीं कर रही है सरकार, लेकिन सरकार का दावा ये है कि हमने तमाम IIT खोले हैं, तमाम मेडिकल कॉलेज खोले हैं जिले में, तो आपको विकास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब देखिए साहब, प्रधानमंत्री के बारे में आप गूगल से पूछ लीजिए, गूगल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहता है। क्या कहता है गूगल? आज जो गूगल कहता है उसी से उनके पूरे कार्यकाल का व्याख्या कर लीजिए। अगर गूगल क्या कहता है, गूगल को ही आप मानते हैं, भाजपा भी गूगल को पर विश्वास करती है, तो जरा सर्च कर लीजिए कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व क्या है। अगर गूगल को ही मैं मान लेता हूं, अगर गूगल के लेखनी को मानता हूं, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि वही 2024 में गूगल इनका पूरा व्यक्तित्व, इनके योग्यता का व्यक्तित्व, और सब लोग सरेंडर हो जाएंगे। आप गूगल से पूछ लीजिए। गूगल अगर भीमराव अंबेडकर का भी पूछ लीजिए इनसे कि क्या बताता है। गूगल से अगर संविधान के निर्माता है, सब जानते हैं। सुनिए, अरे पूछ लीजिए ना इनसे, संविधान के निर्माता है ना गूगल। भीमराव अंबेडकर को क्या बताते हैं, क्या विकास क्या बताता है आपको? आप बता दीजिए ना। 2014 से गूगल और संविधान, गूगल जो है संविधान को संविधान निर्माता मानता बाबा साहब को। आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ और आता हो तो पता नहीं। इन्होंने कहा है कि विकास नहीं हुआ। इनके शासनकाल में 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, और आज 2024 चल रहा है 149 एयरपोर्ट है। क्या बात करें? कहाँ देखो ना, देखो तुम आज, अरे तुम देखो ना, सरकारी आंकड़ा निकाल के देखो। बताइए आप क्या बात करें? तुम यार फर्जी बात करते हो। बच्चे हैं, आंकड़ा आपने दिया देखो ना, तुम देखो ना, तुम किस तरह से बात कर रहे हो। आंकड़ा आपने दिया है। हम आंकड़ा देख रहे हैं, तुम देखो ना सरकारी आंकड़े। कागज पे तो सारे कागज पे क्या बात करते हो? पहले और बहुत ज्यादा विकास है। दरभंगा एम्स की तरह बना दिया। अरे यार तुम देखे हो दरभंगा, सरकार का था, अब अडानी अंबानी का है, अब अडानी अंबानी का एयरपोर्ट है, पहले सरकार का था, अब गरीबों का कहाँ है? गरीबों का कहाँ है? व्यापारियों का है। गरीबों का कितना पहले सरकार का हुआ करता था एयरपोर्ट, अब अडानी अंबानी का सबका साथ और सुनिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी की। राहुल गांधी की? वो तो प्रधान मोदी ही बता रहे हैं। राहुल गांधी 40 सीट जो मिली थी ना, वही बचा लें तो औकात पता चल जाएगी कांग्रेस को अपनी। ठीक है, और क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये 400 सीट, ये EVM हटा के चुनाव करा ले, जनता को दिखा देगी। क्योंकि आपने क्या की देना है? EVM तुम्हारे कांग्रेस की देना है। अरे तुम उस वक्त कर्नाटक कहते थे कि हम जीत रहे हैं, कर्नाटक को भाजपा कहते थे हम जीत रहे हैं, बुरी तरह से हार गई, बुरी तरीके से हार गए। जय हनुमान बन के वोट मांगते थे। कांग्रेस भी तो कहती थी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। तो आपसी लड़ाई से हारे हैं, अब नहीं हारेंगे, आपसी लड़ाई से हारे। आपस में लड़ाई लड़ लेते हैं। ऐसा 2024 में भी तो होगा, आपस में लड़ाई। अब नहीं है, अब नहीं। ये चुनाव से नहीं जीते हैं यार, इनको जनता के वोट से मतलब नहीं, इनको EVM से मतलब है।
ईवीएम से मतलब ईवीएम है तो ये है, ठीक है। चंडीगढ़ में किया इनको ईवीएम पे घमंड है, इनको ईवीएम पर घमंड है, इनको ईवीएम पर घमंड है। वोट पता नहीं, सुनो, इनको इस बार 0 कर देंगे। जितने सीटें हैं सारी सीटें जीत जाएंगे, तब इनको विश्वास नहीं होगा। ये हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, बताओ अभी जीते कि नहीं जीते, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे। सरकार कहती है, कांग्रेस का कहना ये है जहां हमारी सरकार है वहां भी बैलेट पेपर से करा लो, जहां आपकी सरकार है वहीं बैलेट। ना ईवीएम बंद नहीं होगा, इनके कहने से इनकी हैसियत ईवीएम बंद नहीं होगा ना। दिल्ली में भाजपा नहीं है, पंजाब में भाजपा नहीं है, कहाँ है? पढ़ता है ये उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जोगी के नाम पर है, जोगी के नाम पर उत्तर प्रदेश है। ये साधु है, भगवान है, जोगी है, इसका बात हम नहीं कराऊंगा। मोदी खत्म मोदी। जोगी जिंदाबाद, जोगी जिंदाबाद, मोदी खत्म। अच्छा, योगी जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। हाँ, जोगी आएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर जोगी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर योगी जी बनेंगे, ये हट जाएंगे, मोदी जी से नाराज है क्या? नहीं नहीं, जुमलेबाज है यार, बता तो रहे मोदी जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं। पूरा उत्तर इंडिया में जोगी काम तो वो तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, पूरे इंडिया में क्या कर लेंगे? अब बुलाएंगे लोग, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अभी तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। राहुल गांधी जोगी को हराएगा, इनको हराएगा मोदी को। अच्छा, राहुल गांधी मोदी को हराएंगे और राहुल गांधी को योगी हराएंगे। जोगी तो परे है, जोगी तो परे है, छोड़ दीजिए। योगी कांग्रेस में आ जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो? योगी जी कांग्रेस में आ जाएंगे, हाँ 100% आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? 24 में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, योगी बाबा आ जाएंगे। योगी भगवान है, योगी जी भगवान हुए। अरे साधु को भगवान कैसे? जोगी भगवान है, साधु भगवान होता है। इनका गठबंधन टूट गया यार, इनका गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार गठबंधन टूट गया नहीं साहब, वो तोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सपा ने इनकी औकात दिखा दी, कांग्रेस को 11 सीट दिया यार, इन लोग की औकात दिखा। समाजवादी नहीं कराए, जोगी से शिलान्यास, किसका? जोगी से भगवान का शिलान्यास नहीं कराया गया। विधानसभा में केवल 2 सीट भी नहीं ला पाई और बात करते हैं केंद्र में सरकार बनाएंगे। अबे जो 40 लाए थे वही बचाए ले आओ। जोगी को नहीं कराया गया शिलान्यास भगवान का, मोदी ने किया है, वो खत्म है, खत्म। जब तक कांग्रेस में भस्मासुर जैसे गांधीवादी रहेंगे गांधी लोग, और हम लोग कांग्रेस समझिए भस्मा समझिए। जोगी की जय, योगी की जय भैया, लेकिन मोदी की विजय, मोदी की विजय, मोदी की जय। जैसे देखिए मुद्दे पर बात करेंगे नहीं करेंगे। सुने हुड़दंग करने से क्या मतलब है? हुड़दंग कर रहे हैं लोग। देखिए हुड़दंग नहीं करना चाहिए, डिबेट हो तो मुद्दे पर बात हो। नहीं, मुद्दे बताइए क्या है? देखिए आप जो कह रहे हैं कि हम 400 जाएंगे, हम तो कह रहे हैं भाई सारी सीटें जीत लीजिए, लोकतंत्र है। एक मिनट सुन तो लीजिए, वह कहने तो दीजिए। देखिए जनता जिसको देगी वो लेगा ही, उसमें दो राय नहीं है। भाई मोदी जी को अच्छा देखा, उन्हें 2014 में प्रचंड बहुमत दिया, 2019 में दिया प्रचंड बहुमत। ठीक है 10 वर्ष हो गया, लेकिन प्रचंड बहुमत पाने के बाद इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है, इस पर इनकी जिम्मेदारी नहीं है? एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए। 2 करोड़ नौकरी दे दी। अरे 2 करोड़ का वादा था नहीं था? 2.5 करोड़ दिए हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है? 2.5 करोड़ दिए हैं। आपके पास को मिली? आपको मिली? बात कर ले दूसरों को। बात समझ लीजिए। देखिए 2 चीजें हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, पहले सुनिए। आज जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, भारत की जनता का। अगर वो उम्मीद करते हैं कि हम 400 से पार जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ही बोलोगे? सुन लीजिए, दूसरे को बोलने दोगे ना? ये आप ही का बोलते हैं पूरे देश में। 400 की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में ही रुक जाएगा, ही देख लीजिएगा। देश की जनता में अगर ये हक ये दे रहे हैं वोट, मतलब भाजपा को, तो यहाँ सपा को भी वोट देने वाले हैं। अखिलेश यादव की नीतियां हैं उत्तर प्रदेश में। बंद करके चुनाव करें, औकात पता चल जाएगी। अरे पहले से भी कराएंगे तो कैंसिल कर देंगे। बताओ। अरे इनकी हिम्मत नहीं है यार, इनकी हिम्मत नहीं है। खाली बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मोदी जी अपनी जमीन खुद तलाश रहे हैं, बनारस छोड़ के जमीन तलाश रहे हैं कि कहीं और इलेक्शन लड़ लें। ये स्थिति हो गई। बनारस से लड़ेंगे मोदी जी? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। गारंटी लिख लो, नहीं लड़ेंगे। वो जमीन तलाश रहे, उनकी हिम्मत नहीं बनारस में लड़ने की, नहीं है उनकी हिम्मत बनारस में लड़ने की। ऐसे नहीं है, बनारस को टोक्यो बना दिया है। हाँ, टोक्यो बना दिया है बनारस को। नहीं, तो हमारे यहाँ टोक्यो का मतलब क्या होता है? जब कोई बनारस लूटा गया है, बनारस से कभी नहीं जीत सकते हैं मोदी जी।
अब बनारस से भागेंगे वो दूसरी जगह भाग जाएंगे। वो उत्तर प्रदेश से लड़ेगा उनके खिलाफ। अब उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो खाली गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, देख लेना। नरेंद्र मोदी की औकात है तो गुजरात से क्यों नहीं वो बन जाते हैं? वो मेंबर पार्लियामेंट क्यों नहीं लड़ते? वो उनकी औकात है। वडोदरा से लड़े तो थे, जीते थे। तो लड़के दिखाओ। वो तो मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश बना था, इसलिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री गद्दी का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से जाता है निकल कर। ये किसने कहा? एचडी देवगढ़ क्या उत्तर प्रदेश से लड़े थे? आईके गुजराल के उत्तर प्रदेश से लड़े थे? ये किसने कह दिया? मोरारजी देसाई के उत्तर प्रदेश से लड़े थे? ये लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए प्रधानमंत्री। वो अलग बात है कि यहाँ 80 सीट 1/3 है बहुमत में हम हैं, इसलिए हम जिसको चाहते हैं वो सत्ता में रहता है। ये अलग बात है। रही बात प्रधानमंत्री की, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश से ही। मैंने जितने लोगों को नाम बताइए, बता दीजिए कौन सा जो उत्तर प्रदेश लड़के। जिस तरह से आज तक के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 72 लोकसभा सीटें दी 80 में से, तो क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? देखिए वो तो आज तक उनका बस चले तो वो कहाँ 543 के बजाय 866 सीट जीतेंगे। वो ये भी कह सकते हैं आज तक वाले, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। मोदी के गुलाम चैनल है यार, क्या बात कर रहे हो? मोदी मीडिया है। वो गोदी मीडिया नहीं, मोदी के गुलाम चैनल, मोदी के गुलाम है। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी भारत के बड़े नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं उनके लिए वो अच्छी बात नहीं करूंगा, हल्की बात नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवानों के प्रति है, बेरोजगारों के प्रति है, किसानों के प्रति है। उनको किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। किसान की हालत इतनी खराब है, आप चले जाइए खेत खलिहान में, उनसे पूछिए कि उनकी 6 महीने की जो लागत है अगर उनको देखी जाए। भाई किसान की आय, उन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी होगी। किसान का मतलब आप समझ नहीं पाए। जो हिंदुस्तान यूनियन लीवर चलाती है किसान प्रोडक्ट, उसकी इनकम दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, भारतीय किसानों की नहीं। ऐसा है, देखिए किसान भाई साहब, किसानों मैं किसानों की बात करता हूँ भाई साहब। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी बात को सुनिए। सर इधर सुनिए, आप इधर बताइए। किसान का बेटा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी जो लोग किसान की बात करते हैं ना, उनसे पूछ लिया जाए कि गेहूं कैसे किलो बोया जाता है, बाजरे का पौधा इस दुनिया में इकलौते आप ही पता नहीं है किसान। सुनिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसानों के दर्द को बस मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। यदि उनसे पूछ लिया जाए डीएपी कैसे डाली जाती है या छिड़काव कैसे किलो किया जाता है, कैसे ग्राम किया जाता है, वो नहीं बता पाएंगे भाई साहब। लेकिन वो किसान की एक मिनट आप सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं डीएपी का रेट क्या है? डीएपी कट्टे का रेट क्या है? 1100 रुपए। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई साहब? अरे 45 किलो है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? है झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, आप किसान के बेटे हो आप। अरे आप झूठ बोलते, शर्म नहीं आ रही आपको? बताएं 1475 रुपए का रेट है भैया। कहाँ ले एलपीके का 1475 रुपए। किसान का बेटा बताते हो, झूठ बोलते हो। आप पता कर लो। 1100 रुपए 75 रुपए 1475 1175 है। आप पता करो, आप पता करो। 1475 किसान का, किसान हूँ, किसान मैं किसान हूँ, मुझे पता है। पता करो। नहीं पता नहीं आपको, गूगल करो, गूगल कर लो। ये बताइए घाटे का सौदा कोई करता है क्या? अगर किसान की आय ना बढ़ी होती तो किसानी क्यों करता किसान? आज की डेट में भी किसानी कर रहा है, इसका मतलब फायदा हो रहा है, आय बढ़ी है। ठीक, वो यहाँ किसान एक खेती ऐसी चीज है जो किसान हमेशा घाटे में रहता है। इस नाते सरकार की नीति हमेशा बनती है, किसानों के कर्जा माफ होते हैं, किसानों के सब्सिडी दी जाती है, उनके संयंत्र पर सब्सिडी होती है। ये सरकार भी जानती है, अधिकारी भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। जो खेतीहर मजदूर लोग हैं उनको पता है कि खेती हमेशा घाटे की सौदा होती है, कर्जा माफ हमेशा। इसीलिए किसान सम्मान निधि योजना। देखिए सम्मान, सुनिए, आपने सम्मान निधि सुनिए, नहीं सम्मान निधि दे रहे हैं तो जीएसटी भी ले रहे हैं। आप जीएसटी ले रहे हैं, बीज पर ले रहे हैं जीएसटी, आप जीएसटी ले रहे हैं, कृषि संयंत्रों पर ले रहे हैं। यही सरकार है जो किसान से जीएसटी ले रही है। नहीं, आज तक कोई सरकार थी नहीं जो जीएसटी ली किसानों से। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों से जीएसटी ले रही है। इसके पहले कोई सरकार नहीं ले रही है। डीएपी की बात लो। डीएपी की कीमत 2400 रुपए है, जिसमें 1200 की सब्सिडी आप देते हैं, 1200 सब्सिडी देते हैं।
14 DAP और NPK 1125 50 किलो 1125 रुपया है, ये क्या बात करेंगे? NPK की बात हो रही है। सरकार आएगी तो 1100 सब्सिडी 1125 रुपये की है। और ये सब्सिडी किसानों को न दे करके ये पूंजीपतियों को दी जाती है। किसानों को किसानों को भी मिलती है, किसानों को मिलती है, लाभ नहीं मिलता है, ये पूंजीपतियों को लाभ दिया जाता है। सब्सिडी 1200 सब्सिडी है और 1200 की कीमत है, उसकी तय किया गया है, 2400 रुपए है। जनता को आप बेवकूफ कम समझिए। खाद का दाम इन्होंने बढ़ाया और 50 किलो जहां आता था आधा बोरी, वहां 40 किलो इन्होंने कर दिया है। ये कितने बुद्धिमान हैं, कितने हिसाब से ये उद्योगपतियों